हेलो एवरीवन, वेलकम। ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 लीगल स्टडीज़ का चैप्टर लीगल सर्विसेज करने वाला है, विच इज़ यूनिट। छोड़ो, से क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो। लेकिन बस एक बात है कि रिवीजन सीरीज़ चल रही है और हम लोग हर चैप्टर को इसमें क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। और हाँ, एक बात नोट कर लो, रिवीजन हम लोग तब करते हैं जब हम लोग एक बार उस चैप्टर को पढ़ चुके होते हैं। तो आई होप तुमने उस चैप्टर को एक बार पढ़ लिया है। सो हाँ, टुडेज टॉपिक इज लीगल सर्विसेज, जिसको फटाक से रिवाइज करने के लिए आई मेड समथिंग। कैन यू सी दिस? ये है माइंड मैप। ये इस चैप्टर लीगल सर्विसेज का माइंड मैप है, जिसके थ्रू आज मैं इसको तुमको पढ़ा दूंगी बढ़िया से। और इसको तुम कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम तुमको वापस वीडियो ना देखना पड़े। यू कैन जस्ट अपने नोट्स से होता है ना, उसको फटफट रिवाइज कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाट इज लीगल सर्विसेज। तो लीगल सर्विसेज को इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने डिफाइन किया था एज कि लीगल सर्विस इज काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग लीगल एड टू समवन एट रीजनेबल मीन्स या फिर ग्रांट्स। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप किसी को लीगली यू हेल्प देम एट रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, इसमें एक केस था, आई डोंट थिंक सो ये उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग में रख लो, काम आएगा। M.H. हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट दिया गया था, ये क्लेम किया गया था दैट लॉयर्स आर पावरफुल एंड दे कैन हेल्प यू गेटिंग जस्टिस, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट it means the formal procedure to get justice costs bundle। इसका मतलब ये कि जस्टिस आपको लॉयर्स दे सकते हैं, दे आर पावरफुल एंड दे आर एलिजिबल। लेकिन जो प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है, प्रॉब्लम यहाँ राइज होती है कि जो फॉर्मल प्रोसीजर है ना टू गेट जस्टिस, दैट इज नॉट पॉकेट फ्रेंडली। सो अनदर टॉपिक इज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट एज इन इस चैप्टर का मतलब ये है कि इंडिया लीगल सर्विस के रिगार्डिंग इंटरनेशनली कैसा चेहरा अपना रखे, मतलब हाउ इज शोइंग मैं लीगल सर्विसेज के रिगार्ड होता है ना, उसके ओपिनियन में हाउ आई एम आई। तो पहला चीज़ ये इंडिया दिखाता है कि उसने साइन किया है द कन्वेंशन ICCPR। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। हाँ, यही था। ठीक है, तो ये साइन किया था इन 1976 फर्स्ट। ओके, सेकेंड इसने किया था, इसने ये मानता है आर्टिकल 8 ऑफ UDHR। UDHR क्या होता है? तो UDHR इज नथिंग एल्स बट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कब हुआ था साइन? पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। हुआ था 1948 में। हाँ, और तीसरा है सेडॉ। सेडॉ CEDAW। इसका फुल फॉर्म था कि एलिमिनेशन, नहीं एक सेकेंड, हाँ, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये तीन चीज़, पहला ICCPR, दूसरा UDHR और तीसरा सॉरी आर्टिकल 8 ऑफ UDHR एंड सेडॉ, ये तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है जो इंडिया मानता है एंड दे हैव साइंड इट। सो लीगल सर्विसेज के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 39A। ठीक है, और इसको कब ऐड किया गया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था इन 1976 बाय विच अमेंडमेंट? तो बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आया था 1976 में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ और दो चीज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हम लोग को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो क्या है? तो सेक्शन 304 क्लॉज 1 ऑफ CRPC 1898। ध्यान दो, सेक्शन 304 क्लॉज 1 ऑफ CRPC 1898 ये बोलता है कि जो कॉस्ट है प्लीडर का, वो बेयर किया जाएगा थ्रू या फिर बाय स्टेट। ठीक है, और दूसरा क्लॉज इसी के CRPC में इम्पॉर्टेंट ये है, सॉरी, सेक्शन 340 क्लॉज 1 अगेन। ये क्या है? ये सेक्शन क्या बोलता है? ये सेक्शन बोलता है कि if a person who is accused of murder or is accused of death, he should be provided for a counsel by the state। ठीक है, तो ये तीन चीज़ ध्यान में रखो। ओके, सो जस्ट सो एक शॉर्ट सी स्टोरी है, तुम पहले वो देख लो, जो मीन्स वो बताएगी कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जो इम्पोर्टेंट हमारा एक्ट है लीगल सर्विसेज के लिए, एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है विच इज़ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। तो वो आया कैसे? तो वो प्रोसेस देख लो।
पहले की 14th लॉ कमीशन आया था, ठीक है, अंडर MC सेतलवाद। MC सेतलवाद कौन है? तो MC सेतलवाद इज़ आवर फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने एक कमेटी बैठाई ताकि वो जुडिशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर सके हमारे जुडिशरी में, या ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की कि स्टेट्स को फंड करना चाहिए, जिन लोगों को लीगल एड चाहिए तो उन लोगों को स्टेट्स शुड फंड थोड़ा पैसा, ताकि वो लोग जस्टिस को पा सके, क्योंकि एज यू नो, जैसे कि हम लोग पहले देख लिया था कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पाना इज़ अ वेरी नॉट सो पॉकेट फ्रेंडली प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद होता है कि 1960 में नेशनल लीगल एड स्कीम आती है। नेशनल लीगल एड स्कीम नाम से पता चल रहा है क्या है। फिर 1973 में कृष्ण अय्यर आते हैं, जिन्होंने लीगल एड कमिटीज़ को डिसेंट्रलाइज कर दिया। मीन्स कमेटी बिठाई लीगल एड की, डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब सेंटर पे बिठा दी, स्टेट पे बिठा दी कमेटी जो लीगल एड प्रोवाइड कराएंगी। फिर लास्ट में 1980 में, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में 1980 में PM भगवती, इनका नाम सुना होगा तुमने, हुसैन आरा खातून वाले केस में, वो PIL वाले केस में इनका नाम सुना होगा। तो जो PM भगवती है, उन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड सर्विसेज, और एक कमेटी बिठाने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और इसके बाद ये 1980 में हुआ था ना, तो इसके 7 साल बाद हम लोगों ने एक्ट लेके आ गया, विच इज़ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ये छोटी सी कहानी थी इस एक्ट के आने के लिए। करते नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जो कि 1987 में आया, ठीक है, उसके बारे में। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये इस एक्ट का जो सेक्शन 12 और 13 है, वो डिफाइन करता है एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन जो कि लीगल सर्विसेज एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब वुमेन कर सकती है, चिल्ड्रन कर सकते हैं, ओल्ड पर्सन, वर्कमैन, दिस दैट। उसके बाद इस एक्ट के अंदर नालसा इस्टेब्लिश हुआ था। और नालसा ने 2010 में रेगुलेशंस लेके आए थे, और ये रेगुलेशंस किसके लिए थे? तो इट वाज फॉर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, ताल्लुक लीगल सर्विस कमीशन, ठीक है। इन सब के लिए नालसा रेगुलेशन बनाता है, और ये सारे कमीशंस क्या करते हैं? नालसा के रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये जो एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, प्लीज़ डेट मत भूलो, मैं बार बार बोल रही हूँ, डेट मत भूलना, ठीक है, क्योंकि कहीं भी मार खा जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो एक्ट है वो अमेंड हुआ था 2002 में, अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट होने के कारण भी कुछ नए नए इसमें चीज़ें ऐड हुई, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि इसमें अमेंडमेंट के बाद इसके अंडर परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश होने लगे। एंड यू नो कि लोक अदालत, तुमने उस चैप्टर में पढ़ा होगा, आर्बिट्रेशन वाले चैप्टर में, उसमें पढ़ा होगा कि जो लोक अदालत होते हैं ना, तो उनकी जो स्टेटमेंट होती है, मतलब वो जो भी जजमेंट निकालते हैं उनके द्वारा, वो बाइंडिंग होती है नेचर में, ठीक है। तो ये पहला अमेंडमेंट कारण ये नया चीज़ आई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आया कि प्री लिटिगेशन कंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट आया। लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप्स इंट्रोड्यूस किए गए, ऑब्वियसली बाय नालसा, ठीक है। फिर दिशा स्कीम आई, DISHA, दिशा स्कीम मीन्स क्या था? डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। ऐसे स्कीम्स इस अमेंडमेंट के बाद आने लगे थे। ओके, लास्ट टॉपिक विच इज़ विड्रॉल। लीगल सर्विसेज तुम विड्रॉ कब करा सकते हो? पहला, जब तुम मर गए। अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, सॉरी। मतलब क्या कि अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसका केस अपने आप वहीं ख़त्म हो जाता है, उसको लीगल सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही होती है वो वहीं बंद हो जाती है। अच्छा हाँ, ये क्रिमिनल केस में नहीं होता है, सिर्फ सिविल केस में होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, तुम एलिजिबल ही नहीं हो तब भी तुमको लीगल सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। तीसरा, जब तुम अदर प्रैक्टिशनर्स को हायर कर लिया तब वो तुमको क्यों देगा एड जब तुम दूसरा को हायर कर लेते हो। चौथा है, तुम फ्रॉड किया या मिस रिप्रेजेंटेशन किया खुद को तो भी वो हटा लेगा। और फिर पांचवा, जब तुम कॉपरेट नहीं करोगे उसके साथ। तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो आई होप ये जो चैप्टर था मेरा वीडियो तुमको हेल्प किया उसको क्विकली रिवाइज करने में। एंड हाँ, मैं उसकी फ़ोटो डाल देती हूँ यहाँ पे, तुम पॉज करके इसको देख लो या बना लो, जो भी करना है तुमको कर लो। और हाँ, अगर कैसा लगा वीडियो जस्ट मुझे कमेंट में बताना। कि बाय बाय, टेक केयर।